हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल धीरज कंसेप्ट। आज का जो लेक्चर होने वाला, आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 10 का साइंस मतलब साइंस विज्ञान, जो विज्ञान का सेट नंबर 2 मॉडल सेट नंबर 2 का इसमें सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे इसका अच्छे मेथड के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब f तथा वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या क्या है? r है। तो इनमें संबंध बताना है आपको, मतलब क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन है इसमें संबंध बताना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो इनमें यही संबंध होता है, ध्यान दीजिए यहाँ। पहला f बराबर r/2 होता है, r/2, f बराबर r/2। तो r क्या है? वक्रता त्रिज्या बाई 2, जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। यही संबंध है जो फोकस दूरी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, देखिए फोकस दूरी, देखिए f यहाँ है, यहाँ टोटल r होता है, तो जो f है यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर होता है, लेकिन टोटल यहाँ r है, यहाँ r है, और यहाँ f, यहाँ से यहाँ f भी हो जाएगा, यहाँ से f, क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ से दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, तो क्या होता है f प्लस f बराबर r और 2f बराबर r, तो f बराबर r/2 यही होता है। तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? तो ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो में बताए थे प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका कितना नियम है। प्रकाश का परावर्तन के नियम, जो प्रकाश का परावर्तन है के नियम है, इसका 2 है, और अपवर्तन का भी कितना नियम होता है? 2 ही नियम होता है। परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के लिख देते हैं, परावर्तन या अपवर्तन दोनों के इतना नियम ही होता है, 2 नियम। अगला क्वेश्चन क्या है? जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर में बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है कैसा बनता है? तो पहला चीज है कि समतल दर्पण में आप देखते हैं सीधा बनता है, और एक पेयर याद रखिए, जब भी सीधा बनेगा तो उसके साथ काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, जब भी सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। और सीधा बनता किधर है? जो देखिए दर्पण इधर है, दर्पण कोई वस्तु देखिए यहाँ रखा हुआ है, तो सीधा देखिए इस साइड बनता है, पीछे, दर्पण के पीछे, और इधर बनता है तो हमेशा काल्पनिक होता है। पहला चीज देख रहे हैं कि यहाँ सीधा है और इधर बनेगा तो काल्पनिक। क्यों काल्पनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि सपोज कोई वस्तु यहाँ है और दर्पण के अंदर पीछे कहाँ से बनेगा? बनना चाहिए इसका इमेज इधर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ही तो इसको बोलते हैं काल्पनिक। कल्पना किया गया है कि पीछे बन रहा है, तो इसका बनता है पीछे ही, तो सीधा बनेगा और काल्पनिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? काल्पनिक कौन है? बी ऑप्शन काल्पनिक। 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन में काल्पनिक होगा, समतल दर्पण में काल्पनिक ही होगा, सीधा एवं काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को आभासी बोलते हैं। आभासी या काल्पनिक एक ही बात होता है। वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब साइड मिरर है, पक्ष दृश्य दर्पण का मतलब साइड मिरर, जो भी गाड़ी है उसका साइड मिरर देखते हैं, जिससे हम पीछे वाला गाड़ी देखते हैं, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें होता है उत्तल दर्पण, उसमें होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड मिरर, लिख लीजिए साइड मिरर। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। और जब साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन अग्रदीप हेडलाइट होता है, गाड़ी देख रहे हैं, जो भी आप बाइक देख रहे हैं, बाइक में भी ज्यादातर आप देखें, जो वाहन हुआ उसमें देखिए, या तो कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी, किसी भी गाड़ी में जो अग्रदीप होता है, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण, लेकिन साइड वाला जो होता है
साइड मिरर में, उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण, तो साइड मिरर का पूछा था। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जैसे कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा चीज है, इसमें पदार्थ है, मैटर है, जो लेंस बनाते हैं उसमें वो पदार्थ नहीं लगता है। तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो देखिए मिट्टी, कांच बनाने में मिट्टी का कभी उपयोग नहीं होता, जल का भी उपयोग है वहां, कांच का भी उपयोग है, प्लास्टिक तो होता ही है, कांच प्लास्टिक तो होता है, जल साथ में होता ही है, लेकिन डी ऑप्शन है मिट्टी। तो 5 नंबर है मिट्टी होगा। लेकिन क्या पूछा था, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किए जाने वाला क्या पूछा था पदार्थ, तो कौन सा है, वो कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है मिट्टी, डी ऑप्शन में लिख लीजिए मिट्टी है। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसमें अभी तो बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक होता है, देखिए जिसको आभासी बोलते हैं, काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, इमेजिनरी, ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, देखिए दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, ऐसे ऐसे लेफ्ट चढ़ा दिए इसमें, और दर्पण के जो पीछे बनता है पहला को सीधा बनता है। और काल्पनिक उसको क्यों बोलते हैं बताएं आपको, क्योंकि ऐसा होता नहीं है असल में कि दर्पण के अंदर बने उसके पीछे बने, तो इसलिए उसको काल्पनिक बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा हुआ, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, कैसा, तो सीधा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सीधा कौन सा है, ये ऑप्शन देखिए होगा, ये ऑप्शन में है सीधा। काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी एवं सीधा का पेयर होगा, और इधर बनेगा तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोल दिया कि फोकस दूरी दे दिया, फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो r का मान क्या है, तो r बराबर वाट। तो यही तो फॉर्मूला पढ़े, f बराबर r/2 है, तो f बराबर r/2 है, तो r का मान रख दीजिए, r का मान 12 है और बाई 2 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है इसका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, सॉरी ध्यान दीजिए यहाँ ये गलत हो गया। क्यों, कैसे गलत हो गया, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम फोकस दूरी दिया हुआ था f बराबर r/2 होता है ना, तो फोकस दूरी तो पहले से ही 12 दे दिया है, 12 दे दिया था पहले से। हमको क्या निकालना था, वक्रता त्रिज्या पूछा है क्वेश्चन में, तो r का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो r बराबर 2f, 2 इधर चल गया था 2f, तो r बराबर क्या होता है 2f, अब f का मान कितना है 12, तो 2 × 12, 2 × 12 हुआ, तो 12 दूना 24, मतलब 24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 24 कौन सा है, ध्यान दीजिए ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 24 नंबर क्वेश्चन है। यहां तक ध्यान दीजिए। तो 7 नंबर तक खत्म हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें मॉडल पेपर में। अब 8 नंबर क्या क्वेश्चन है, अभी बताए थे 8 नंबर में वाहन के अग्रदीप में बोल रहा है। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, वाहन के अग्रदीप में, अभी तो बताए थे अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, क्या होता है हेडलाइट। तो अभी तो बताया कि हेडलाइट में क्या होता है, कौन सा होता है, हेडलाइट में वो अवतल दर्पण होता है, लेकिन साइड मिरर में उत्तल, ये तो पढ़ चुके हैं। तो हेडलाइट में कौन सा होगा, अवतल दर्पण हो गया। 8 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, अवतल कौन है वो भी मार दीजिए, ए ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस के सामने रखा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। अब पूछ दे रहा अवतल लेंस के सामने, तो जो अवतल लेंस, देखिए ध्यान दीजिए, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों समान बनाता है, ये दोनों का एक ही इमेज होता है, एक ही तरह का होता है। वो क्या होता है, कैसा बनाता है, ध्यान दीजिएगा, आभासी एवं सीधा बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका, आभासी एवं सीधा बनता है दोनों का।
आभासी एवं सीधा। तो अवतल लेंस पूछा था, आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आभासी एवं सीधा कौन है? ए ऑप्शन, ए में मार दीजिए, ए ऑप्शन। 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि डायोप्टर किसका मात्रा है? मात्रक किसका है? SI यूनिट किसका है डायोप्टर? तो अभी तो बताया है पिछला ही कक्षा में, पिछला जो लेक्चर था उसमें बताया था लेंस की क्षमता होता है जिसको P बोलते हैं, उसी का तो डायोप्टर होता है D, डायोप्टर, ऑप्टर, डायोप्टर उसी का तो मात्रक है। तो किसका है? लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता कौन सा है? सी ऑप्शन। लेंस का क्षमता था शक्ति, तो सी ऑप्शन में है लेंस की शक्ति। यहां तक हो गया। अब 11 नंबर क्या कह रहा है कि 20 2D क्षमता वाले, इसका 2D क्षमता दे दिया है तो क्षमता D दे रहा है, तो क्या है? D अभी बता, डायोप्टर मतलब वह क्षमता है, तो 11 नंबर में है D, 2D है तो किसका है? तो क्षमता का है, लेंस का क्षमता का है। तो यहाँ फोकस दूरी पूछा, फोकस अंतर, फोकस दूरी दोनों एक ही होता है। फोकस अंतर का मतलब होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ए बराबर 1/p होता है फॉर्मूला, ए बराबर 1/p होता है। तो p के जगह पर क्या है? 2 है, p बराबर 2D है। मात्रक तो नहीं लिखा है, d नहीं लिखा जाता है, नंबर न्यूमरल वैल्यू को ही केवल पुट किया जाता है, तो न्यूमरल वैल्यू के लिख लिए। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 मीटर आता है, आएगा 0.5 मीटर आएगा। 2 से एक पॉइंट आया, 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, लेकिन एक पॉइंट आया तो वहाँ एक जीरो बैठा है, यहाँ एक जीरो बैठेगा, तो 2 × 5 = 10 हो गया, तो 0.5 मीटर। लेकिन आंसर है, ध्यान दीजिए, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो जब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 500 हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंख, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो आंख है उसका रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख होता है उसका रंगीन भाग क्या होता है? तो आंख का जो रंगीन भाग है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आंख के रंगीन भाग को, रंगीन भाग है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर शायद सी है इसका। आंख के रंग, आइरिस नहीं, ऑप्शन नंबर ए है, ए ऑप्शन नंबर है। जो 13 नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है आंख, आंख का जो प्रतिबिंब क्लास 10th में जो साइंस है उसका 11th लेसन जाइए एनसीईआरटी बुक में, देखिए सबसे पहला पेज नंबर में आंख का प्रतिबिंब ही बताया है। तो वहाँ जो दृष्टि पटल, रेटिना, ये सब के बारे में है। तो बोल रहा है कि जो उसमें है क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो आंख जो प्रतिबिंब होता है तो आंख के कौन सा भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ? दृष्टि पटल, रेटिना को ही दृष्टि पटल बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? दृष्टि पटल। क्या बनता है दृष्टि पटल पर? प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख में, कहाँ बनता है? जो पीछे होता है, आंख का सबसे पिछला भाग होता है वो रेटिना है, इसको रेटिना भी बोलते हैं। दृष्टि पटल इसको रेटिना भी बोलते हैं। वहां प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी है, डी ऑप्शन नंबर होगा, डी ऑप्शन। यहां तक देख लीजिए। अब 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो समीकरण ध्यान दीजिए, क्या है? 2NaHCO3। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा का है, बेकिंग सोडा का ये सूत्र है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो ये बताइए अभिक्रिया कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, एक अभिकारक था, अभिकारक एक था, लेकिन कितना भाग में टूट गया? 1 2 3, मतलब 2 या 2 से अधिक भाग में टूट गया। तो जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ था, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन। तो वियोजन ऑप्शन नंबर इसका कौन है? बी ऑप्शन, वियोजन बोलेंगे। तो वियोजन बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? 15 नंबर यही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो अभिक्रिया दे दिया है बहुत सारा, लेकिन ध्यान दीजिए जो इसका जो आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। ध्यान दीजिए 15 का डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? 15 है, इसका डी नंबर ऑप्शन क्या है? Zn प्लस COSO4 प्लस ZnSO4 प्लस C। ई अभिक्रिया हम क्यों लिखे? क्योंकि संतुलित है। कैसे? देखिए Zn है, Zn यहाँ एक है तो यहाँ भी एक है, कॉपर यहाँ एक है तो यहाँ भी कॉपर एक ही है, यहाँ SO4 सल्फर एक है तो यहाँ सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4, मतलब बाय साइड जितना भी ऑक्सीजन की जो संख्या है, ऑक्सीजन या बोल सकते हैं सभी तत्वों की जितनी संख्या है उतना लेफ्ट में है, जितना उतना राइट में भी है। तो ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। डी ऑप्शन, डी नंबर है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहे हैं PbO है प्लस कॉपर है, Pb प्लस CuTO इस रूप में इक्वेशन है। ध्यान दीजिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है, इक्वेशन दे दिया, इसमें बोल रहा है कौन सा पदार्थ उपचयन हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयन। तो उपचयन कौन हो रहा है? उपचयन किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है। तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है? कॉपर में। तो कॉपर का उपचयन हो रहा है। अपचयन इसका का ई पदार्थ का हो रहा है जो टूट रहा है। तो कॉपर में ही तो ऑक्सीजन जुटा, तो कॉपर उपचयन हो गया और अपचयन इस जो PbO है उसका अपचयन हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ध्यान दीजिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आगे पहला क्या दिया है? कॉपर, फिर PbO, मतलब कॉपर का उपचयन फिर इसका अपचयन। क्रम, इसका जो क्रम था, ऑर्डर था, आगे उपचयन पूछा था और उसके बाद अपचयन। तो इसका उपचयन हो गया, क्यों? क्योंकि कॉपर में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो उपचयन ही हो गया, अपचयन हो गया। जो 16 नंबर हो गया। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो विकृत गंधिता होता है उपचयन के कारण होता है। विकृत, जो विकृत गंधिता है उपचयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसमें उपचयन होता है। जैसे विकृत गंधिता क्या होता है? जैसे लंबे समय से कोई भी खाद्य पदार्थ जो तेलीय है उसको रख देते हैं, वो खराब हो जाता है, उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट ही बदल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पदार्थ का उपचयन हो जाता है। तो ये इसका उपचयन, तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन उपचयन। तो 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर क्या बोल रहा है कि इसमें चूना है, केवल ऐसा ही चूना है। तो चूना का सूत्र क्या है? चूना का सूत्र आप लोग को क्या पता है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, प्लस इसको पानी से रिएक्शन करा दिया, अर्थात पानी भी इसको डाल दिया है, तो फिर बुझा हुआ चूना बनता है। तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो बोल रहा है कौन सा अभिक्रिया है? तो कौन सा है? प्लस यहाँ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब भी जो शुष्क बुझा हुआ, शुष्क बिना बुझा हुआ, शुष्क चूना होता है, मैंने बिना बुझा हुआ, शुष्क है, और ये बुझा हुआ है, इसमें पानी की मात्रा है। तो जब अभिक्रिया करता है जल से, तो क्या बुझा हुआ चूना बनाया, बुझा हुआ चूना बन गया, उसके साथ उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो पहला चीज की उष्मा जब भी निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब निकलना, वहां उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। और इसके पहला चीज उष्माक्षेपी। तो ध्यान दीजिए उष्माक्षेपी इसमें खोजेंगे, ये नंबर सी नंबर में उष्माक्षेपी है, लेकिन इसके साथ है कि उष्माक्षेपी संयोजन है कि वियोजन हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ संयोजन ही है। क्या है? संयोजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो वो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसको संयोजन बोलते हैं। वियोजन जब एक पदार्थ जब टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थ में, मतलब टूटना,
टूटना का वियोजन है, संयोजन मतलब जुटना, तो जुट रहा है देखिए, तो इसको संयोजन। तो संयोजन ऊष्माक्षेपी कौन सा है? ए नंबर और सी नंबर। देखिए मिसप्रिंट इसका, देखिए दोनों ऑप्शन वही है, ऊष्माक्षेपी संयोजन ए नंबर और सी नंबर वही है, तो इसको ए नंबर ही मारिए, ये ऑप्शन ही सही है, दोनों में ऊष्माक्षेपी संयोजन है। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहा का कील दे दिया है, जो लोहा के कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग नीला रंग धूसर क्यों हो जाता है? क्या बोल रहा है? नीला रंग धूसर क्यों हो जाता है? तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये अभिक्रिया आपको पता है क्या कैसा होता है? देखिए ये आयरन है, इसको आयरन बोलते हैं, लोहा प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो तब ऐसा क्या होता है, ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का मतलब ज्यादा पावर है, पावर समझिए अपना लैंग्वेज में, तो ज्यादा पावर है, तो क्या करता है, जो कॉपर को उसका घर से निकाल देता है, ये पूरा इसका घर है कॉपर सल्फेट, ये जो पूरा घर है, तो कॉपर को निकाल देता है। देखिए कॉपर निकल गया, तो ये क्या करता है, जो आयरन इसी के घर में प्रवेश कर जाता है, तो Fe(SO4), तो आयरन सल्फेट बन जाता है। ये क्या है? आयरन सल्फेट बन गया, ये कॉपर विस्थापित हो गया, तो कौन विस्थापित, ये हट गया था, हटना मतलब विस्थापित होना, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि ये है विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर ऑप्शन सही है, 19 का सी नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक ऐसा है, ऐसा सूचक जो प्राकृतिक पहला की जो नेचुरल में मतलब नेचर में पाया जाता है, और जो अम्ल और क्षारक की पहचान कर देता है उसी को बोलते हैं सूचक। सूचक कौन होता है? जो अम्ल और क्षारक की पहचान कर देता है, और प्राकृतिक है मतलब नेचर में पाया जाता है, मतलब पाया जाता है, उसको बनाया नहीं जाता है, तो वो क्या है? लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र है प्राकृतिक सूचक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस क्या है? लिटमस या तो हल्दी, ये सब क्या होता है? प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक? प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है ऐसा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी में, सी में है लिटमस। हल्दी तो यहां दिया ही नहीं है, लेकिन लिटमस दिया है, तो सी नंबर हुआ। और 20 नंबर हो गया। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? लिटमस पत्र को डालने पर लाल नहीं होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं? लिटमस पत्र क्या करता है? अम्ल का और क्षारक का पहचान करता है। तो लाल जो होता है नीला, नीला से लाल होता है, नीला से क्या होता है? लाल होता है। कौन? अम्ल में। तो क्या हो रहा है? लाल हो रहा है, तो मतलब शुरू में नीला था, तो नीला से क्या हुआ? लाल हुआ। तो अम्ल नीला से लाल होता है, लेकिन यहां बोल रहा है कि वह लाल नहीं होगा, मतलब अम्ल होता है नीला से लाल, तो वो लाल नहीं होगा था, तो वो अम्ल नहीं होगा। यहां बोला है कि लाल नहीं होगा, लेकिन लाल तो अम्ल में होता है नीला से, वो लाल नहीं होगा, मतलब वो अम्ल नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है HCl, पहला क्या है? HCl, तो ये भी अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा है HNO3, ये भी है नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए, फिर ये है एसिटिक अम्ल CH3COO, ये तो सभी अम्ल है, तो ये सब तो लाल हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन है वो क्या है? देखिए ग्लूकोज का सूत्र दे दिया है, डी ऑप्शन क्या है? C2H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र ऐसा होता है, ग्लूकोज का। तो ये तो अम्ल नहीं है, तो ये अम्ल नहीं है, तो अम्ल नहीं है तो ये लाल नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? पहला चीज को क्रिस्टल है, पहला चीज क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल में क्या है? जल मौजूद है। तो इसमें देख रहे हैं किस में है? तो देखिए सी नंबर है, सी नंबर क्या है? CuSO4 5H2O। तो CuSO4 क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल में कितना है? जल के 5 अणु यहाँ मौजूद है, जल के 5 अणु मौजूद है। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि क्रिस्टल का जल कौन सा में है? इसमें है, क्योंकि इसमें जल के 5 अणु मौजूद है, 5H2 है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। राइट आंसर इज सी। अब ध्यान दीजिए,
अग्निशामक अंतर किसमें होता है? तो अग्निशामक, यदि आप जो भी इसका लवण था 2 लेसन में आप पढ़े होंगे, उसमें सभी का यदि लवण का उपयोग पढ़े होंगे तो वहां यही सीखे होंगे अग्निशामक यंत्र किसका? बेकिंग सोडा का होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का उपयोग में ये पढ़े होंगे कि अग्निशामक यंत्र के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। लेकिन बेकिंग सोडा यहाँ नहीं दिया है, यहाँ सूत्र दिया है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है बताइए? NaHCO3। इसका मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा का। ये कौन सा ऑप्शन है? ध्यान दीजिए, यहाँ डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में इसका दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, अपना अम्ल का गुण, जो अम्ल का गुण है वो प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? अरे भाई जब जल नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, जब जल नहीं रहेगा तो जो क्या नहीं रहेगा? जल नहीं रहेगा तो क्या होता है? जो अम्ल होता है HCl, H+ आयन कहां से प्रोड्यूस करेगा? उत्पन्न कहां से होगा? जब जल ही नहीं रहेगा तो क्या होता है? जल का अनुपस्थिति में, जल जब नहीं रहता है तो H+ आयन ही वहां टूटता नहीं है। जब टूटेगा नहीं H+ आयन तो पता कैसे चलेगा कि वो अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, तो बी ऑप्शन में सही होगा। उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, मतलब उपस्थित नहीं रहने का मतलब यहाँ को वहां टूटबे नहीं करता है H+ आयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो H+ आयन है जब टूटता है तब, लेकिन जब टूटिए नहीं रहता H+ आयन कहां से आएगा? जब H+ आयन नहीं आएगा तो अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। सीधा कहानी समाप्त। और 25 नंबर की क्वेश्चन क्या है? 2 है, 7 है, 10 है, 14 है। इसको बोला है ए, इसको बी और इसको सी और डी। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अम्ल कौन है? अम्ल कौन है? तो भाई जब अम्ल पढ़ेगा कि अम्ल का pH मान देखा दिया है, तो अम्ल का pH मान आप क्या बताए? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो 7 से कम कौन है? 2। 7 से कम 2 है, लेकिन कौन सा है? ए। तो ए कौन सा है? कौन सा ऑप्शन में है? ए का ए ऑप्शन में क्या है? 2 है। मतलब अम्ल का pH मान तो आपको पता है 7 से कम। तो यहां तक देख लिए जो 1 to 25 क्वेश्चन है, तो 1 to 25 क्वेश्चन में देखे कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर इतना भी नहीं मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, इसके पैटर्न को समझिए, इसके क्वेश्चन को समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।